वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल ऑपरेशन ड्रामा एंड ऑपरेशन ला। मैं हूं आपका मित्र शिवम उपाध्याय और आज हम बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सैलिएंट फीचर्स है वो लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संसार में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स में डिवाइडेड हैं। अगर हम अन्य कंट्रीज़ की अपेक्षा इसे तुलना करें तो अमेरिका में केवल 7 ही आर्टिकल्स हैं और कनाडा में 128 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 147 आर्टिकल। इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। अगर हम दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा इसे दूसरे एलिमेंट की तुलना करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट एग्जिस्ट की है इंडिया में क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पूर्व भी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट था और पीपल्स जो इंडियन सिटीजन्स हैं उससे एक्वेंटेड भी थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा और यही फॉर्म अडॉप्ट कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो तीसरा एलिमेंट है यूनिक ब्लेंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अमेंडमेंट जो 368 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उस अमेंडमेंट के अनुसार कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिन्हें 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा भी अमेंडमेंट किया जा सकता है और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें हाफ ऑफ रेटिफिकेशन कंपलसरी है। तो इसी के साथ ये दोनों दो हार्मोनियस क्वालिटीज़ हैं, इन्हीं के साथ ब्लेंड भी भी ज़्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कुछ प्रोविजंस में। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 डिस्क्राइब किया गया है जो इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसमें आर्टिकल 20 भी है, 21 है जो राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लिबर्टी की बात करता है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 बात करते हैं और उसी के साथ आर्टिकल 32 है जो राइट टू रेमेडीज़ टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो चैप्टर 4 में डिस्क्राइब किया गया है, जिसे आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वैसे तो ये जस्टिफिएबल राइट नहीं है, लेकिन इसमें जो गवर्नेंस पॉलिसी जो स्टेट प्रिपेयर करती है इसे ध्यान में रखते हुए उसे प्रिपेयर करेगी, ऐसा इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 37 में वर्णित किया गया है। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज मीन्स ये तो फेडरेशन जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ही, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। मीन्स सेंटर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है कुछ सर्कमस्टेंशन में, जैसे प्रोविजन अगर इमरजेंसी एग्जिस्ट की जाती है आर्टिकल 30 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 जिसमें डिस्क्राइब्ड है, अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है प्रेसिडेंट को पावर है ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रेव इमरजेंसी अगर एग्जिस्ट सेटिस्फेक्शन उसी के अनुसार अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट करके जिसमें सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है डेंजर में है तो इमरजेंसी प्रोविजंस ला सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है। तो उसी के साथ एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दी है क्योंकि स्टेट तब डोमिनेट कर लेता है एग्जीक्यूशन मैनर की स्टेट को, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड मैनर हो। 268 टू 289 जो आर्टिकल्स डिस्क्राइब किए गए हैं उसका उसमें अगर बातें हो, चाहे वो आर्टिकल 19 सस्पेंशन की बात हो, तो एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इसमें डिस्क्राइब की गई। अगर नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं तो एडल्ट सफ्रेज है। एडल्ट सफ्रेज मतलब है कि एबव 18 ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैव अ राइट टू गिव वोट एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। मीन्स उनको राइट है कि वो वोट करें और इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव में। आर्टिकल जो सफ्रेज है वो आर्टिकल 1989 अमेंडमेंट के अनुसार इसे 80 वर्ष से एबव कर दिया गया था। और चलिए बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशियरी। इम्पार्शियल जुडिशियरी चाहे वो अगर कोई भी मैटर या कोई भी इशू स्टेट टू स्टेट यूनियन टू स्टेट अगर आता है तो सुप्रीम कोर्ट इम्पार्शियली डिसीजन एजुकेशन पावर सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 31 दी गई है मैटर को सेटल डाउन करने के लिए और एक इम्पार्शियल डिसीजन देने के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट प्रियम्बल में भी बात किया गया है। 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे इंसर्टेड किया गया है प्रियम्बल में, जिसके अनुसार स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ऑल द रिलीजन इक्वल इन द आई ऑफ द स्टेट। ओके एंड आर्टिकल 25 to 28 आल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट दैट। इसके बारे में बताते भी हैं आर्टिकल 25-28 जिसमें राइट टू फ्रीडम कॉन्शियस एंड प्रोपोगेट रिलीजन के बारे में बात किया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट सिंगल सिटीजनशिप मीन देयर विल बी वन सिटीजनशिप ऑफ इंडियन सिटीजन्स, देयर विल बी नो सिटीजनशिप जस्ट लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट का सिटीजनशिप होता है, एक कंट्रीज का सिटीजनशिप होता है। ओके और नेक्स्ट एलिमेंट होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चैप्टर 4 थे जो
ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट ड्यूटी विल बी पीपल, जो हमारे हम इंडियन सिटीजन्स के नागरिक के बारे में क्या ड्यूटी होगी कि स्टेट के प्रति क्या हमारे कर्तव्य होंगे उसके बारे में करता। वैसे जब अमेंडमेंट 46 1976 लाया गया था तो इसमें 10 ही ड्यूटीज़ थी, लेकिन अभी 11 हो गई हैं 86 अमेंडमेंट 2002 के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट है जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू आर्टिकल 32 to 26 हाई कोर्ट को पावर दिया गया जुडिकल रिव्यू को, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया जुडिकल रिव्यू। जुडिकल में अगर कोई स्टेट लेगिस्लेशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट लेगिस्लेट करता है, अगर वो किसी प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स हो या किसी भी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसे वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं।